हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 24 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के बारे में। देन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है ये चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है हम इसके बारे में देखेंगे। देन शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अभी हाल ही में केरला ने घोषित किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे बोध प्लेटफॉर्म के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct in respect of International Mother Language Day? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 फरवरी। सेकेंड, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2000। And third statement is, it was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1999. अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसको प्रोक्लेम किया है यूनेस्को ने, ना कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड every year on 21st of February, and the date commemorates the Bengali language movement in present-day Bangladesh. So, students protesting for recognition of Bangla were killed on this day, and the observance promotes linguistic and cultural diversity worldwide. So, it is officially recognized and promoted by the UNESCO. UNESCO proclaimed the day in 1999, and the first official observance took place in 2000. So, since then, it has been celebrated annually across member states. Each year carries a specific theme related to multilingualism and education. The observance aligns with the global goals such as inclusive and equitable education, जिसकी चर्चा की गई है SDG 4 में. So this day was proclaimed by the UNESCO, not the United Nations General Assembly. And the proclamation occurred during the UNESCO's General Conference in 1999. The United Nations General Assembly later recognized multilingualism but did not initiate this observance. Confusion arises because UNESCO is a specialized agency of the United Nations system. सो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पीएम ई विद्या इनिशिएटिव। सो यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा जो प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to promote digital education through multiple modes of access. Second, it is implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology. And third statement is, it includes community radio and podcasts for educational outreach. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पीएम ई विद्या इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पीएम ई विद्या इनिशिएटिव जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो पीएम ई विद्या वाज लॉन्च्ड इन 2020 अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो इट integrates various digital, online or peer education initiatives, and it ensures learning continuity during disruptions like COVID-19. It follows a multi-mode access strategy, and its objective is to promote equitable and inclusive digital education. सो ये जो पीएम ई विद्या इनिशिएटिव है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। Ministry of Electronics and Information Technology focuses on IT policy and digital governance, not school education programs. Confusion arises due to the digital nature of the scheme. And this initiative, PM eVidya, includes one class, one channel. So DTH TV channels are used in this initiative. And it uses community radio and radio broadcast for remote learners. It also provides podcast and online content. So this ensures outreach to students without internet access. The approach strengthens last mile connectivity in education delivery. सो आप ध्यान रखेंगे, जो पीएम ई विद्या इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज अ लॉ इनैक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिनियमित एक कानून है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन या फिर ओईसीडी। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ है, ये इनमें से किस संस्था के द्वारा इनैक्ट किया गया है। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है यूरोपीय यूनियन से। आप देख सकते हैं, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन regulation is a data protection law enacted by the European Union to protect personal data and privacy of individuals within the European Union. So it was adopted in 2016 and became fully enforceable in 2018, replacing the earlier Data Protection Directive. So, unlike the United Nations or OECD, which issue guidelines or international frameworks, the European Union has the authority to pass binding regulations for its member states. So, GDPR applies not only within European Union countries but also to any organization worldwide that processes the data of European Union residents. So it is considered one of the strictest data protection laws globally, influencing privacy laws in many countries, including India's Digital Data Protection Framework. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ है, ये संबंधित है यूरोपीय यूनियन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to Great Nicobar Island project. सो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार द्वीपीय परियोजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट साइट फॉल्स विद इन अ सिस्मिकली एक्टिव जोन. Second, the project area includes parts of notified tribal reserves. And third, the island is located north of the 10-degree channel. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है थर्ड स्टेटमेंट. सो ये जो आइलैंड है ये 10 डिग्री के नॉर्थ में नहीं है, उसके साउथ में है, ये आप ध्यान रखेंगे. बाकी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं. सो द ग्रेट निकोबार lies in a high seismic risk zone, जो कि है zone 5, and the region is close to the Sunda subduction zone where tectonic plates converge. The 2004 Indian Ocean tsunami significantly affected the island. Infrastructure projects here require strict earthquake and disaster resilience planning. So, Great Nicobar includes notified tribal reserves for indigenous communities. The Sompin and Nicobaris inhabit parts of the island. Portions of project land overlap with the protected tribal areas. Concerns were raised regarding compliance with the Forest Rights Act. So, the 10-degree channel separates the Andaman Island from the Nicobar Island. Great Nicobar is part of the Nicobar group of islands and it lies to the south of the 10-degree channel, not north. So it is the southernmost island of the India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Lakhpati Didi initiative is associated with which ministry? अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है. आपको बताना है कि जो लखपति दीदी पहल है ये किस मंत्रालय से संबंधित है. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. आप ध्यान रखेंगे ये जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है. आप देख सकते हैं. सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डायरेक्टेड फास्ट एक्शन टू अचीव रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 6 करोड़ लखपति दीदीज बाय द मार्च 2029. आप ये टारगेट ध्यान रखेंगे. And a Lakhpati Didi is a self-help group members earning annual household income of 1 lakh or more. Income must be sustained for at least 4 agricultural seasons or business cycles with average monthly income above 10,000. So it was launched under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission and the nodal ministry is Ministry of Rural Development. आप ध्यान रखेंगे ये जो इनिशिएटिव है लखपति दीदी ये हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज मार्च 2029 तक का जो रिवाइज्ड टारगेट है वो है 6 करोड़ लखपति दीदीज का. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Sahpur Kandi Dam project that was recently seen in the news is located on which river? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में छाई रही जो शाहपुर कांडी बांध परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं चिनाब, रावी, व्यास या फिर गोदावरी. तो यहाँ पर आपसे शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस नदी पर स्थित है.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है रावी रिवर पर। आप यहां देख सकते हैं India plans to stop surplus water of the Ravi River from the flowing into Pakistan by completing the Sahapur Kandi Dam. And this project is located on the Ravi River in Pathankot district of Punjab near the Jammu and Kashmir's Punjab border. So it is built downstream of the Ranjit Sagar Dam, which already stores river water. Water released from Ranjit Sagar Dam will be used in Sahapur Kandi Dam to generate electricity. The project was declared a national project in 2008. Punjab government funds 80% of the cost while the central government provides 20%. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो शाहपुर कांडी डैम है ये रावी रिवर पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government has declared tidal flooding as a state specific disaster for the first time in India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में ये जो टाइडल फ्लडिंग है इसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है केरला राज्य ने। आप देख सकते हैं Kerala government declared tidal flooding as a state-specific disaster for the first time in India, and tidal flooding, also called sunny day flooding, king tide flooding, or nuisance flooding, is temporary flooding of low-lying coastal areas. So it happens due to high tides influenced by the strong winds, offshore storms, and full moon or new moon cycles. Unlike cyclone storm surges, it occurs twice daily and becomes severe during full or new moons. So, along Kerala coast, the Arabian Sea level rises above a fixed limit and floods nearby areas briefly. Victims will receive financial aid under the State Disaster Response Fund. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो टाइडल फ्लडिंग है उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है केरला गवर्नमेंट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बोध प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली डिजाइंड टू विच ऑफ दीज? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो बोध प्लेटफॉर्म है ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं to train doctors in AI coding. Second, benchmark and validate AI based health solutions. Third, provide free AI software to hospitals या फिर regulate pharmaceutical exports. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो बोध प्लेटफॉर्म है वो किन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इट इज इसको डिजाइन किया गया है फॉर बेंचमार्किंग एंड वैलिडेट एआई बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड टू डिजिटल इनिशिएटिव्स सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव्स जिसको साही इनिशिएटिव्स के नाम से जाना जाता है एंड बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई जिसे बोध के नाम से जाना जाता है एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 to strengthen India's health AI ecosystem. सो साही जो है वो एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है एंड इट फंक्शंस एज अ नेशनल रोड मैप एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क गाइडिंग responsible AI adoption through accountability, privacy protection, and citizen centric safeguards.
इसके साथ ही बोध की बात करें तो ये एक वैलिडेशन प्लेटफॉर्म है एंड इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म टू टेस्ट बेंचमार्क एंड वैलिडेट AI health solutions for performance, safety, and real world readiness before deployment. और ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव हैं टू इंश्योर AI solutions in healthcare are safe, reliable, evidence based, and people centric while strengthening public trust. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.